मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम 2 अप्रैल 2011। मतलब हवा में उस दिन इतनी नमी थी कि खिलाड़ियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और वो शोर, वो बहरा कर देने वाला शोर तो अलग ही स्तर पर था। बिल्कुल। वो शोर इतना ज्यादा था कि उसने एक विश्व कप फाइनल के टॉस को ही एक अजीबोगरीब तमाशे में बदल दिया। मतलब मैच रेफरी जेफ क्रो को सिक्के के गिरने के बाद संगाकारा की कॉल ही सुनाई नहीं दी। हाँ, और इतिहास में शायद पहली बार इतने बड़े मैच का टॉस दोबारा करवाना पड़ा था। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस भयंकर दबाव का क्या कहते पहला संकेत था जो अगले 8 घंटों तक दोनों टीमों को पूरी तरह निचोड़ने वाला था। एकदम सही कह रही हैं। और यही बात आज के इस गहन विश्लेषण को इतना खास बनाती है। हम 6 एंड आउट क्रिकेट यूट्यूब चैनल की जो कमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट देख रहे हैं, उसमें साफ दिखता है कि कमेंटेटर्स भी उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को महसूस कर रहे थे। राइट। क्योंकि हमारा मकसद आज सिर्फ स्कोर कार्ड पढ़ना नहीं है। हम ये समझने के लिए इस ट्रांसक्रिप्ट में डीप डाइव कर रहे हैं कि जब उम्मीदों का ऐसा हिमालयी दबाव होता है तो क्रिकेट की रणनीतियां और खिलाड़ियों का दिमाग कैसे काम करता है। क्योंकि एक विश्व कप फाइनल सिर्फ बल्ले और गेंद का मुकाबला नहीं होता, ये न्यूरोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का टेस्ट होता है। जब दिमाग में ये चल रहा हो कि 1.25 अरब लोग देख रहे हैं, तो पैरों का फुटवर्क अपने आप धीमा हो जाता है। वो दबाव अच्छों को तोड़ देता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां उस दिन मैदान पर रणनीतिक उथल-पुथल मची थी, टॉस से। श्रीलंका का पहले बल्लेबाजी चुनने का फैसला। हाँ, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी श्रीलंका की प्लेइंग 11। इतने बड़े फाइनल में कोई भी कप्तान अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा जुआ था। यार, उन्होंने अपने 2 प्रमुख स्पिनरों को बाहर बिठा दिया। अजंता मेंडिस और रंगना हिरात को हटाकर सूरज रणदीव, थिसारा परेरा और नुआन कुलसेकरा को ले आए। मतलब क्या ये टॉस से पहले ही श्रीलंकाई खेमे में कोई पैनिक था? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसे पैनिक कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा था, लेकिन ये एक बारीक रणनीतिक दांव था। रणनीतिक दांव? अपने सबसे बड़े हथियारों को बाहर करना? हाँ, क्योंकि श्रीलंका का मैनेजमेंट वानखेड़े की पिच और मुंबई की शाम को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। उन्हें पता था कि दूसरी पारी में भारी ओस गिरने वाली है। अच्छा, ड्यू फैक्टर? बिल्कुल। जब ओस गिरती है तो मेंडिस और हिराज जैसे स्पिनर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना लगभग असंभव हो जाता है। गेंद एकदम साबुन की टिक्किया जैसी हो जाती है। हाँ, वो तो है। स्पिनर्स बेबस हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बल्लेबाजी को गहराई देने का फैसला किया। परेरा और कुलसेकेरा न सिर्फ मध्यम गति की गेंदबाजी कर सकते थे, जो ओस में ज्यादा असरदार होती है, बल्कि वे निचले क्रम में आकर भारी भरकम शॉट्स भी लगा सकते थे। मतलब उनकी रणनीति साफ थी कि पहले बल्लेबाजी करो, बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करो और फिर ओस की परवाह किए बिना उसे डिफेंड करो। एकदम सही। वो भारतीय बल्लेबाजों के दिमाग पर हावी होना चाहते थे। लेकिन वो बड़ा स्कोर खड़ा करने की उनकी योजना की शुरुआत में ही हवा निकल गई और इसका पूरा श्रेय जाता है जहीर खान को। क्या जादुई स्पेल था वो? रोंगटे खड़े कर देने वाला। कमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट के शुरुआती 15 मिनटों का विवरण अद्भुत है। जहीर ने अपने पहले 3 ओवर फेंके और तीनों के तीनों मेडन, साथ ही उपुल थरंगा का अहम विकेट। एक आम दर्शक को शायद लगे कि जहीर उस दिन कोई जादू कर रहे थे, लेकिन क्रिकेट में जादू नहीं, फिजिक्स काम करती है। तो जहीर ने उस वानखेड़े के पिच पर ऐसा क्या किया जिसने थरंगा और दिलशान जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया? जहीर खान ने उस दिन जो किया वो तेज गेंदबाजी का एक मास्टर क्लास था। अक्सर गेंदबाज फाइनल के दबाव में अतिरिक्त गति निकालने के चक्कर में अपनी लाइन और लेंथ खराब कर लेते हैं। जो कि बहुत स्वाभाविक है इतने बड़े मैच में। लेकिन जहीर ने एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह बिना घबराए अपनी गति को थोड़ा कम किया। उन्होंने अपनी कलाइयों की पोजीशन पर गजब का नियंत्रण रखा और वानखेड़े में समुद्र की तरफ से आने वाली हवा का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वो जो सी ब्रीज होती है। हाँ, वे लगातार एक ही जगह पर गेंद को टप्पा खिला रहे थे, ऑफ स्टंप के ठीक बाहर, गुड लेंथ पर। यहां से बल्लेबाज ये तय ही नहीं कर पाता कि गेंद को आगे आकर खेलना है या पीछे जाकर। और वो गेंद को हल्का सा एंगल भी दे रहे थे, राइट? गेंदें इसी एक टप्पे पर गिरती हैं तो बल्लेबाज के दिमाग में एक मेंटल केज, एक मानसिक पिंजरा बन जाता है। वाओ, मेंटल केज। और थरंगा उसी पिंजरे में फंस गए। हाँ, दबाव में आकर उन्होंने एक ऐसी गेंद पर स्लिप में कैच दे दिया जिसे आराम से छोड़ा जा सकता था। ये आक्रामकता नहीं थी, ये सर्जिकल प्रिसिजन थी जहीर की। और उस सटीकता ने श्रीलंका को बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया।
दिलशान, जो इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से थे, वो 33 रन बनाकर भज्जी की गेंद पर आउट हो गए। और फिर कप्तान संगाकारा का विकेट। हाँ, संगाकारा 48 के स्कोर पर युवराज सिंह का शिकार बने। श्रीलंका सच में संकट में था। लेकिन यहाँ से इस ट्रांसक्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। महिला जयवर्धने की पारी। बिल्कुल, जयवर्धने ने 88 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए। लेकिन यार, मेरा सवाल यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बताइए। अगर कोई बल्लेबाज बिना किसी आक्रामक फुटवर्क के, बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए 103 रन बना रहा है, तो दुनिया का इतना बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण उसे रोक क्यों नहीं पाया? मतलब क्या ये कप्तानी की चूक थी? यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है, ये कप्तानी की चूक बिल्कुल नहीं थी। ये जयवर्धने के बायोमैकेनिक्स और उनकी क्रिकेट की गहरी समझ का चरम स्तर था। तो उन्होंने बिना जोर लगाए इतने रन कैसे बटोरे? देखिए, क्रिकेट में दो तरह के बल्लेबाज होते हैं। एक पावर प्लेयर जो गेंद पर प्रहार करते हैं, और दूसरे टच प्लेयर जो गेंद की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जयवर्धने टच प्लेयर थे। मतलब वो गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल कर रहे थे? बिल्कुल। जब जहीर या मुनाफ पटेल 140 की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, तो उस गेंद में पहले से ही इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि आपको उसे मारने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिशा देने की जरूरत होती है। एकदम सही। जयवर्धने ने अपने बल्ले की ग्रिप को बहुत हल्का रखा, अपनी उन रबड़ जैसी कलाइयों को एकदम लचीला छोड़ दिया और बल्ले का मुंह हल्का सा खोल दिया। तो उन्होंने फील्डर्स की पोजीशन का फायदा उठाया। हाँ, धोनी ने बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर रखा, तो जयवर्धने ने उसे और भी लेट कट किया, जिससे गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ निकल गई। कोई हवाई फायर नहीं, सिर्फ गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल। एक गेंदबाज के लिए इससे ज्यादा हताश करने वाली बात क्या होगी कि वो अपनी पूरी ताकत से अच्छी गेंद डाले और बल्लेबाज बस हल्का सा टच करके बाउंड्री ले ले। और भारतीय गेंदबाजों की यह हताशा तब और बढ़ गई जब पारी के अंतिम ओवरों में पेरेरा और कुलसेकरा ने अपनी पावर हिटिंग शुरू कर दी। उफ, वो आखिरी ओवर्स। एक तरफ जयवर्धने गेंद को सहला रहे थे और दूसरी तरफ पेरेरा 9 गेंदों में 22 रन ठोक रहे थे। श्रीलंका ने पावर प्ले में 63 रन लूट लिए और स्कोरबोर्ड पर 274 रन टंग गए। वानखेड़े की उस पिच पर जहां दूसरी पारी में दूधिया रोशनी के नीचे गेंद स्विंग करती है, ये 274 रन सिर्फ एक नंबर नहीं था। मुझे लगता है ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पहाड़ था जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम में खौफ पैदा कर दिया होगा। इसमें कोई शक नहीं है। विश्व कप फाइनल्स के इतिहास में 270 से ऊपर का लक्ष्य कभी भी आसान नहीं रहा है। स्कोरबोर्ड का वो दबाव हर एक शॉट, हर एक फैसले पर हावी हो जाता है। और जब सामने लसित मलिंगा हो, तो वो 274 का लक्ष्य 350 के बराबर लगने लगता है। मलिंगा का वो अजीब सा रिलीज पॉइंट, गेंद सीधे स्टंप्स की जड़ों में आती है। और मलिंगा ने ठीक उसी मनोविज्ञान पर पहला वार किया। वो डरावनी शुरुआत, भारत की पारी की दूसरी ही गेंद, मलिंगा का वो स्लिंगिंग एक्शन और गेंद ने जो लेट इन स्विंग ली। सहवाग पूरी तरह से जकड़ गए थे उस गेंद पर। सहवाग 0 पर LBW आउट। मतलब वानखेड़े में जो शोर था वो पलक झपकते ही एक भारी सन्नाटे में बदल गया। वो सन्नाटा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए भी महसूस होता है। और फिर कुछ ही ओवरों बाद सचिन तेंदुलकर, जो 18 रन पर शानदार टच में दिख रहे थे, वो मलिंगा की बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे। संगाकारा का वो कैच। 31 रन पर 2 विकेट। ये ऐसा था जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के पहले 10 मिनट में ही दोनों मुख्य हीरो गायब हो जाएं। अब पूरी जिम्मेदारी सपोर्टिंग कास्ट पर थी। और ऐसे खौफनाक दबाव में अक्सर टीमें बिखर जाती हैं या फिर पलटवार करने के चक्कर में और विकेट गंवा देती हैं। यही मेरा सवाल है, गंभीर और कोहली ने उस दबाव में खुद को बिखरने से कैसे रोका? उन्होंने पलटवार क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिए। पलटवार करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है डर से बचने के लिए, लेकिन गंभीर और कोहली ने अपनी भावनाओं को खेल पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने दबाव को सोख लिया। बिल्कुल। गंभीर की तकनीक यहाँ दाद देनी होगी। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने क्रीज की गहराई का अविश्वसनीय इस्तेमाल किया। मतलब वो स्टंप्स के एकदम करीब जाकर खेल रहे थे। हाँ, जब गेंद थोड़ी भी शॉर्ट होती तो वो क्रीज के अंदर चले जाते, जिससे उन्हें गेंद को पढ़ने के लिए अतिरिक्त मिलीसेकंड का समय मिल जाता। उन्होंने कोई भी मूर्खतापूर्ण शॉट नहीं खेला। वो गेंद को हमेशा अपनी आंखों के ठीक नीचे सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे। उनका मकसद बस हर ओवर में 4-5 रन निकालकर स्ट्राइक रोटेट करना था और रन रेट को नियंत्रण में रखना था। ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन उस समय मैच में बने रहने का यही एकमात्र तरीका था। कोहली ने भी 35 रनों की बहुत अहम पारी खेली, लेकिन फिर रणधीर की गेंद पर दिलशान ने उनका एक शानदार कैच लपक लिया।
भारत का स्कोर 114 रन पर 3 विकेट। और यहीं वो पल आता है जिसने क्रिकेट के इतिहास की दिशा बदल दी। बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से जो खिलाड़ी उतरा वो फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह नहीं थे, वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। एक ऐसा रणनीतिक फैसला जिसने सभी को चौंका दिया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ईमानदारी से बताइए, क्या ये वास्तव में एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था या फिर सिर्फ एक कप्तान का अहंकार था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब युवराज उस समय अपनी जिंदगी के बेहतरीन फॉर्म में थे, गेंद से 2 विकेट भी लिए थे उन्होंने, और धोनी का पूरे टूर्नामेंट में बल्ला खामोश था। इतने बड़े मंच पर खुद को प्रमोट करना बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? ये क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े जुओं में से एक था, लेकिन इसे अहंकार कहना गलत होगा। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मैकेनिकल कारण था। वो कारण क्या था? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन। उस समय क्रीज पर गौतम गंभीर थे, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और गेंदबाजी कर रहे थे मुथैया मुरलीधरन, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर। हाँ, एक ऑफ स्पिनर के लिए बाएं हाथ का बल्लेबाज एक स्वाभाविक शिकार होता है। गेंद बल्लेबाज से दूर स्पिन होती है। अगर युवराज आते, जो खुद बाएं हाथ के हैं, तो मुरलीधरन को लगातार 2 लेफ्ट हैंडर्स को गेंद करने का मौका मिलता। ओहो, मतलब मुरलीधरन की लाइन और लेंथ सेट हो जाती। बिल्कुल, उनका रिदम सेट हो जाता। धोनी ने खुद को प्रमोट करके एक सर्किट ब्रेकर का काम किया। सर्किट ब्रेकर मतलब उन्होंने मुरली के उस सेट रिदम को तोड़ने की कोशिश की। एकदम सही। धोनी के आने से गेंदबाज को हर ओवर में अपनी लाइन बदलनी पड़ी। मुरलीधरन को धोनी के खिलाफ राउंड द विकेट आना पड़ा, जिससे उनका एंगल बदल गया। हाँ, धोनी ने क्रीज के बाहर निकलकर मुरली को डिफेंसिव लाइन पर गेंद फेंकने के लिए मजबूर किया। ये अहंकार नहीं था, ये अपने हुनर पर स्वयं का विश्वास था। एक बहुत ही कैलकुलेटेड रणनीति थी, और वो रणनीति किस तरह काम कर गई, ये तो इतिहास है। धोनी और गंभीर के बीच वो शानदार साझेदारी। शुरुआत में धोनी ने समय लिया, लेकिन फिर जो आक्रामक रुख अपनाया, मलिंगा और कुलसेकरा की गेंदों को जिस क्रूरता के साथ बाउंड्री के पार भेजा, वो जयवर्धने की कलात्मकता से एकदम अलग था। लेकिन इसी बीच 42वें ओवर में एक बहुत मार्मिक पल आया। गंभीर का आउट होना। हाँ, 57 रन पर। शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे वो। थिसारा परेरा की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने का प्रयास किया और बोल्ड हो गए। वो निराशा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो शॉट शायद उस पूरी पारी का एकमात्र ऐसा पल था जहां गंभीर ने अपनी भावनाओं को अपनी रणनीति पर हावी होने दिया। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया था? 100%। मलिंगा के डरावने स्पेल को झेलने से लेकर मुरलीधरन को हावी न होने देने तक उन्होंने जो नींव रखी, उसी पर तो जीत की इमारत खड़ी थी। बिल्कुल। और फिर आता है वो पल जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। 49th ओवर। नुआन कुलसेकरा की गेंद थोड़ी फुलर लेंथ की थी और धोनी ने उस पर अपना चिर परिचित शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में। ऐतिहासिक छक्का। 28 साल का वो लंबा इंतजार खत्म हो गया था। वानखेड़े स्टेडियम में आंसुओं और जश्न का सैलाब आ गया था। कोच कैरी कर्स्टन को शानदार विदाई मिली। सचिन तेंदुलकर को कंधों पर बिठाकर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया गया और भारत ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। 60 ओवर, 20 ओवर और अब 50 ओवर का विश्व कप जीतने वाला देश। इस पूरे मैच का विश्लेषण करने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट होती है। उच्च दबाव वाले हालात में धैर्य और स्पष्ट रणनीति कैसे चमत्कार कर सकती है। सही कहा। दबाव सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक भौतिक बल की तरह है। श्रीलंका ने दबाव में अपनी बेहतरीन टीम बदल दी। सहवाग और सचिन दबाव में आउट हुए, लेकिन गंभीर की वो शांत पारी और धोनी का वो जुआ ये साबित करते हैं कि साफ दिमाग इस अदृश्य बल को मात दे सकता है। बिल्कुल, ये केवल खेल नहीं, कठिन परिस्थितियों का सामना करने का एक सबक है। बिल्कुल सही है। और इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात जो इस ट्रांसक्रिप्ट से उभर कर आती है, हम सभी उस विजयी छक्की को हमेशा याद रखते हैं। धोनी का वो पोज हर किसी के जहन में छपा है। वो तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या गौतम गंभीर की उस 97 रन की शांत और संघर्षपूर्ण पारी के बिना वो छक्का कभी संभव हो पाता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अक्सर इतिहास उन शांत योगदानकर्ताओं को भुला देता है जो उस मंच का निर्माण करते हैं जिस पर सुपरस्टार्स चमकते हैं। क्या हम सिर्फ फिनिश लाइन को याद रखते हैं और उस पूरी मैराथन को भूल जाते हैं जिसने हमें वहां तक पहुंचाया? सोचने वाली बात है। इस पे विचार करना वाकई दिलचस्प रहेगा।
तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और उसके पीछे छिपे नए रहस्यों के साथ।